हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द सेमीकंडक्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि रियलिटी में आज की तारीख में अगर हम बोले तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, चाहे तो आप मदरबोर्ड पकड़ लो, चाहे तो उसके अंदर लगा ट्रांजिस्टर पकड़ लो, चाहे आप कोई भी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाला कंपोनेंट देखोगे तो वो सेमीकंडक्टर मटेरियल में से बना हुआ होता है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनता हुआ है। और सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो भी है, जो आपका प्रोसेसर बनता है, जो उसके अंदर लॉजिक डिजाइन होते हैं, अल्टीमेटली लॉजिक गेट्स जिसको बोला जाता है, उसका जो बेस होता है, एंडिंग ऑपरेशन, ऑरिंग ऑपरेशन, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सारी चीज़ें आपको ये चैप्टर से पता चलेगी। कि वो जो सारे लॉजिक डिजाइन होते हैं तो इनिशियली वो लॉजिक कैसे थे, कैसे उनका जन्म हुआ और किस तरीके से वो लॉजिक डिजाइन होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएगी। आज आज की तारीख में आप सोचो कि एक छोटा सा एक प्रोसेसर होता है। अगर साइज आपने देखी है, मोबाइल की बात नहीं करो, वो तो ओपन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने पीसी, आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, अगर उसको कभी ओपन किया हो सीपीयू को, तो अंदर देखना प्रोसेसर की साइज कितनी होती है। कैन यू इमेजिन कि उसके अंदर 1 लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं? शायद ही आपको पता होगा, लेकिन इसीलिए शायद इंटेल आज भी टॉप पे है। इंटेल को कॉम्पीट करने वाला एक ही प्रोसेसर है, एक ही कंपनी है, दैट इज दी एएमडी। मतलब कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, फिर भी आज भी इंटेल टॉप पे है, क्योंकि इंटेल की जो मतलब टेक्नोलॉजी है, वो उसको अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसकी मास्टर ही है, ऐसा बोल सकते हो कि ये एक ऐसी रेस है कि जिसके अंदर कोई है ही नहीं कंपटीशन के लिए। वहां पे इंटेल को कॉम्पीट करने वाला सिर्फ एक ही है, एएमडी। लेकिन आज की तारीख में भी एएमडी को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली अगर किसी को गेमिंग करना है तो ही वो एएमडी प्रोसेसर के पास जाता है, बाकी सब इंटेल ही परचेस करते हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि भाई वो टॉप पे है। पावर कंजम्पशन को कंट्रोल करना, क्लॉक स्पीड को कंट्रोल करना, एवरीथिंग, सभी चीज उसने उस तरीके से खूबी से इसको मतलब डेवलप किया है कि आज भी वो टेक्नोलॉजी में सबसे टॉप पे है। उसी तरीके से अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में अगर देखें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आपने नाम सुना होगा, उसके सामने उसको कॉम्पीट करने वाले जो भी है वो मीडिया टेक के प्रोसेसर है। इसके अलावा सैमसंग अपने खुद के बनाता है एक्जीनोस प्रोसेसर, वो अलग चीज है। लेकिन अगर देखें तो दो ही ब्रांड है हमारे पास, एक होता है मीडियाटेक और दूसरी होती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। आज की तारीख में भी स्नैपड्रैगन टॉप पे है ये कंपनी में। मतलब कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर अगर एसडी लिखा है, मतलब कि आंख बंद करके ले लो वो मोबाइल, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ फ्लैक्सी प्रोसेसर की बात कर, ऐसा नहीं है कि भाई स्नैपड्रैगन लिखा है तो चलो ले लो, ऐसा नहीं है भाई। क्या है कि स्नैपड्रैगन ने अपने हिसाब से उस तरीके से इस मार्केट को कैप्चर कर लिया है कि क्योंकि उसको कॉम्पीट करने वाला और कोई है ही नहीं। उसके सामने सिर्फ मीडिया टेक है, और मीडिया टेक क्या है, उसका फोकस पूरा जो भी है, उसकी हीलियो सीरीज बहुत ही फेमस है अभी भी, फिलहाल भी हीलियो सीरीज जो भी है वो बहुत फेमस है। उसने क्या किया, क्योंकि स्नैपड्रैगन को कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं था, तो उसने ना वो लोअर प्राइस वाले मोबाइल के अंदर उसने फोकस किया। उसने उस लेवल के छोटे छोटे मतलब कि छोटे कम प्राइस वाले प्रोसेसर बना दिए, ताकि वो लोअर मार्केट में लोअर प्राइस वाले मोबाइल फोन में वो दे पाए। ठीक है, और उस तरीके से उसने अपनी एक जगह बना दी। लेकिन आज भी फ्लैगशिप मोबाइल जो भी आते हैं उसके अंदर अगर प्रोसेसर डाला गया हो तो वो स्नैपड्रैगन का है, और उसका कंपैरिजन आप स्पीड वाइज और सभी चीज में आप देख सकते हो। दोनों का बेंचमार्क स्कोर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई स्नैपड्रैगन इज बेस्ट। हाँ, ये बात अलग है कि अभी मीडिया टेक भी ग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी स्नैपड्रैगन के ऊपर एक भरोसा रहता है कि हाँ भाई ये है तो मतलब बढ़िया है। जैसे इंटेल है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे स्नैपड्रैगन है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो कहानी ये है कि भाई जो सारे प्रोसेसर बनते हैं, रैम बनती है, ये जो सारे ट्रांजिस्टर वगैरह है, डायोड आपने सुना होगा, तो डायोड है। आपको पता है कि पहले पुराने जमाने के जो एडेप्टर आते थे, मतलब कि वो चार्जिंग के लिए यूज करते थे, तब चार्जिंग तो नहीं बोलते थे क्योंकि तब मोबाइल बहुत ही कम दिखते थे, 90 की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 से पहले की बात कर, तो तब ना ऐसे वीडियो गेम चलाने के लिए या फिर किसी ऐसे शोपीस को चलाने के लिए ना वहां पे एडेप्टर लगता था, बहुत ही मोटा सा आता था एडेप्टर, मतलब कि भारे एकदम वेट में। तब ना सेंटर टेप रेक्टिफायर यूज हुआ करता था, वो जमाना ऐसा था कि तब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी।
तब के आप एडेप्टर को देखो और आज के चार्जर को देखो। आज तो चार्जर भी बहुत ही स्लिम हो चुके हैं, स्लिम नहीं बोले हम, स्लिम बोले हैं। तो चार्जर भी स्लिम हो चुके हैं। आप सोचो, जरा सोचो कि आज के चार्जर, आज के जो चार्जर आते हैं कितने छोटे आते हैं, और उसमें भी अभी उसमें भी वॉटेज ज्यादा आने लगे हैं। 18 वॉट का चार्जर, 12 वॉट का चार्जर, उसमें भी 2 एम्पियर, 3 एम्पियर वाले चार्जर है ना, जल्दी से आपके फोन को चार्ज करके आपको दे देंगे। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि तब ना ऐसे जो भी एडेप्टर आते थे एकदम मोटे से भद्दे से आते थे, वेट वाले, मतलब किसी को ऐसे जोर से लगा दिया जाए ना तो सिर फूट जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा इस तरीके से, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर यूज होता था। वहां पे सेंटर टेप रेक्टिफायर, क्योंकि एक रेक्टिफायर एक ऐसी सर्किट होती है जो आगे जाके यही चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो तब समझ में आएगा कि रेक्टिफायर क्या है। क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें कोई डिजिटल कंपोनेंट चलाना होता है। तब ना वीडियो गेम का जमाना था, हमारे जमाने में तो वीडियो गेम ही हुआ करती थी, मोबाइल तो होते नहीं थे, तो पबजी वबजी तो खेलते नहीं थे। तो उस टाइम पे वीडियो गेम का जमाना था। आज की तारीख में भी वो याद आता है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई काश वो वीडियो गेम आज की तारीख में होते तो मज़ा आ जाता। कई बार खुद ऐसे ओपन करके देख लेते हैं, हमारे पास वो सिम्युलेटर है, तो यहीं पे विंडोज़ के अंदर रन करके देख लेते हैं, खेल लेते हैं, टैंक वाली गेम, कॉन्ट्रा वगैरह, मज़ा आता है, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन वो ज़माना अभी चला गया है, वीडियो गेम का ज़माना अभी नहीं है। प्ले स्टेशन का भी अभी तो ज़माना नहीं रहा है। प्ले स्टेशन भी, उसके बाद प्ले स्टेशन आए थे, वो बंक करके, लेक्चर बंक करके वहाँ पे जाते थे वो प्ले स्टेशन खेलने के लिए। PS2 तब पहले आया था, तब बहुत फेमस हुआ था, तब वो सारी गेम खेलने जाते थे तब। वो एक ज़माना था जो गुजर चुका है। अभी तो पूरा आपके मोबाइल के अंदर ही सब कुछ है, पबजी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, तो कहने की बात यह कि वो एडेप्टर जो भी थे वो भद्दे से आते थे, क्योंकि वहां पे ना AC टू DC कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हमारी जो वीडियो गेम थी ना वो DC डिजिटल सर्किट होती थी, उसकी कैसेट भी आती थी, और कैसेट ना हम लोग ऐसे शेयरिंग में परचेस करते थे, क्योंकि 200 रुपये की कैसेट आती थी उसकी एक। तो इतना मतलब कि ऐसे 64 in 1, 128 in 1, 32 in 1, तो ऐसे जितनी भी गेम आती थी तो हम क्या करते थे ग्रुप में ऐसे ना डिस्कस कर लेते हैं कि भाई तू ये परचेस कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर, तब ताकि किसी को ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े और सब लोग को सभी गेम खेलने को मिले। और फिर नंबर लगा देते कि भाई आज तू ये ले जा, तेरे को 2 दिन के बाद मुझे देना है, तू ये ले जाना, फिर उसके बाद तू ये ले जाना, मैं ये ले लूंगा। इस तरीके से ना ऐसे शेयरिंग में खेलते थे तो मजा आता था, मतलब कि तब शेयरिंग इज केयरिंग वो तब समझ में आता था। उस तरीके से शेयरिंग है। अभी तो क्या है कि खुद का सबका मोबाइल होता है तो शेयरिंग का ही का, अपने ही मोबाइल पे खेलेंगे, दूसरे के मोबाइल पे क्यों खेलें। ठीक है, तो घर में सभी के पास अभी तो मोबाइल हो चुके हैं। तब तो एक ही लैंडलाइन हुआ करता था, उसी के ऊपर बात करते थे। अभी तो सभी के पास पर्सनल मोबाइल होता है। कोई तो ऐसा बिजनेसमैन है कि जिसके पास दो दो मोबाइल होते हैं। 2 सिम कार्ड तो होते ही है, लेकिन साथ में दो दो मोबाइल भी रखते हैं, एक पर्सनल एंड एक और पर्सनल सिर्फ गेम खेलने के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, जमाना चेंज हो रहा है। तो कहने की बात यह है कि तो हमारी वीडियो गेम ना वो एडेप्टर से चलती थी, वहाँ पे AC टू DC कन्वर्जन हमें करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए हम रेक्टिफायर सर्किट लगाते थे। और वो रेक्टिफायर सर्किट हम नहीं लगाते थे, एडेप्टर के अंदर ही इनबिल्ट आती थी। तो वहाँ पे तब ना सेंटर टैप रेक्टिफायर यूज हुआ करता था, तो ट्रांसफॉर्मर अंदर ही आता था। अभी आज के ज़माने में आप देखो तो कहीं पे भी चार्जर के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं दिखेगा, है ना। चार्जर के अंदर आपको वो ट्रांसफॉर्मर नहीं दिखा, क्योंकि क्या होता है कि वो जो डिजिटल सर्किट होती थी ना वो 9 वोल्ट पे काम करती थी, या ज्यादा से ज्यादा 12 वोल्ट। और हमारे घर में आते थे 240, तो कहीं ना कहीं मुझे वो 240 को स्टेप डाउन करना पड़ता था। मुझे नहीं भाई, मैं सिर्फ बोलने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें वो स्टेप डाउन करके फिर वो उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता था, और फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता था, है ना। तो पहले स्टेप डाउन करते थे, उसके बाद डिजिटल में कन्वर्ट होता था, और फिर वो सर्किट में जाता था, क्योंकि डिजिटल सर्किट होती थी, डिजिटल सिग्नल को ही पहचानती थी। तो इसीलिए वहां पे ना ऐसे डिजिटल सर्किट का इस्तेमाल करने के लिए हमें एडेप्टर लगाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के जमाने में वो ट्रांसफॉर्मर, वो सेंटर टैपिंग, वो सारी चीजें निकल चुकी है। कैन यू इमेजिन कि आज के जमाने में यहाँ पे जो भी चार्जर आते हैं वो सारे चार्जर के अंदर सिर्फ 4 डायोड से ही काम हो जाता है। AC टू DC कन्वर्जन, सोचो जरा कितनी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है। तो ये सिर्फ 4 डायोड की एक सर्किट, छोटा सा एक कनेक्शन, जिसको ना ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है।
मतलब कि कहाँ वो सेंटर टैपिंग, कहाँ वो मोटा भद्दा सा एक ट्रांसफॉर्मर और उसमें टैपिंग करना, और कहाँ यहाँ पे 4 डायोड। और अभी तो इतना स्लिम हो चुका है क्योंकि वही 4 डायोड की एक पूरी एक सर्किट आ जाती है, मतलब कि एक छोटी सी पीसीबी जैसा ही मान लो, या फिर एक कंपोनेंट मान लो, एक छोटा सा कंपोनेंट आता है, 4 रुपये का आता है, सीधा लगा दो। अभी 4 डायोड अलग इकट्ठा मतलब अलग परचेस करके उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये 4 रुपये का ये सर्किट परचेस कर लो, उसमें लगा दो, मतलब कि चीजें और सिंपल हो गई और आसान हो गई। तो मैं यहाँ पे जो भी चीजों का डिस्कशन कर रहा हूँ ना, चाहे वो मदरबोर्ड हो, रैम हो, प्रोसेसर हो, ट्रांजिस्टर हो, लॉजिक गेट्स हो, सारी चीजें सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी डे टू डे लाइफ में जितनी भी सर्किट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, वो सारी सर्किट कहीं ना कहीं उसके अंदर मटेरियल जो भी होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी का जो बेस है हार्डवेयर, ठीक है, ये हार्डवेयर कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनता है। और यहां पे हम देखने जाए तो यहां पे हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं ना, कंडक्टिविटी के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, लेकिन उसमें से हम यूज कौन सा करते हैं, सिर्फ सेमीकंडक्टर को। इसकी वजह क्या है वो भी समझाता हूं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सेमीकंडक्टर ही हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। सेमीकंडक्टर के अलावा और कुछ नहीं यूज कर सकते हम, क्योंकि हम जब भी कंडक्टिविटी के हिसाब से देखने जाते हैं तो यहाँ पे हर एक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। आई रिपीट, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर्स, एंड तीसरा होता है इंसुलेटर्स। अब ये मेटल ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। और 27 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में देखोगे तो भाई वो 300 केल्विन होता है। तो मतलब कि रूम टेम्परेचर भी आपके लिए कोई रूम टेम्परेचर नहीं है, उसके लिए तो अगर आप देखोगे तो 300 केल्विन वो कुछ एक बहुत ही बड़ा टेम्परेचर होता है। 300 केल्विन जहां पे 0 डिग्री है, वहां पे भी हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे 273 केल्विन का टेम्परेचर है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी अगर किसी मेटल में से बनाई हुई सर्किट को यूज करना चाहोगे तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आप रूम टेम्परेचर पे हो, फिर भी आप एक टेम्परेचर पे हो, क्योंकि 300 केल्विन टेम्परेचर वहां पे होगा। और वो टेम्परेचर पे हो तो डेफिनेटली वहां पे कंडक्टिंग मटेरियल के पास जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बोलेंगे ना, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारी चीजें समझाई थी कि कंडक्टर कैसे करंट को इनिशिएट करवाता है, मतलब कि कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आखिरी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, वो बाहर आ जाएंगे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। कौन सी एनर्जी लेके, थर्मल एनर्जी, याद है कुछ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, थर्मल वेलोसिटी पहले से होती है, याद आया कुछ। तो यहां पे मेटल्स जो भी होते हैं, मेटल्स के अंदर पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि आप मान लो कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल में से आपने कोई एक सर्किट डिजाइन किया, वो सर्किट को आप रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे ना तो पहले से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पहले से है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास यहां पे थर्मल वेलोसिटी है। तो वो उनका वो जिगजैग वाला घूमना, वो सारी चीजें यहां पे चलती ही रहेगी। हाँ, उसका एवरेज भले जीरो निकलता हो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी भले जीरो निकलती हो, लेकिन फिर भी यहां पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये सर्किट हमारे काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है, क्योंकि वो एक डिजिटल सर्किट है, एक डिजिटल कंपोनेंट है जो कहीं पे कनेक्शन में है। अगर पहले से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि पहले से यहाँ पे आपके पास चार्ज का फ्लो हो सकता है, आप यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करो कि ना करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री हो जाएंगे, उनके पास पहले से थर्मल वेलोसिटी होती है। तो यहां पे ना हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में घूमते हैं ना, वो आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो जो आखिरी ऑर्बिट होती है उसको बोला जाता है वैलेंस ऑर्बिट। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, तब उनके पास जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। मतलब कि जो एनर्जी आखिरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास होती है उसको वैलेंस बैंड में है। हम ऐसा बोलेंगे एनर्जी के तौर पे, हम उसको ऐसा बोलेंगे कि नाउ राइट नाउ दोज इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी वैलेंस बैंड, ठीक है। मतलब कि उनके पास आखिरी ऑर्बिट में घूम रहे उतनी एनर्जी है। हमें पता है, बोहर जी ने बताया था ना
कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी स्टेबल ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं। खैर उन्होंने ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बताया था, है ना। वो उनका जो भी बोर का पोस्टुलेट थे वो सारे हाइड्रोजन एटम के ही लिए ही वैलिड थे। लेकिन फिर भी हम इतना मान सकते हैं कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे वह सभी इलेक्ट्रॉन के पास उस ऑर्बिट के बराबर टोटल एनर्जी होती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में घूमते हैं उनके पास जो एनर्जी है उसको एनर्जी बैंड के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके, सॉरी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ऑर्बिट को छोड़ के फ्री हो चुके हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे रिस्पॉन्सिबल हो गए करंट को कंडक्ट करवाने के लिए। इसीलिए उनको ना कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त है कहीं पे घूमने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए, है ना। तो उसी उनकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट यहां पे इनिशिएट होता है उसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं ना। हमने देखा था दो टाइप के करंट स्टडी किए हमने, एक कंडक्टिंग करंट, कंडक्शन करंट, या फिर आप दूसरा करंट बोल, या फिर नहीं, दूसरा करंट था वो डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इनिशिएट होता था, है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते थे। और एक होता था जो सर्किट में घूमता है, जो चार्ज के फ्लो की वजह से आता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज के फ्लो के, मतलब कि करंट के फ्लो के लिए, इसीलिए हम इसको कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे फ्री हो चुके हैं वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्री हुए, है ना। पहले तो वैलेंस ऑर्बिट में थे ना, आखिरी ऑर्बिट में घूम रहे थे, बंधन में थे, लेकिन कहीं से थर्मल एनर्जी मिली, एब्जॉर्ब की, बाहर निकल गए। मतलब कि राइट नाउ दे आर हैविंग सम मोर एनर्जी कंपेयर टू द वैलेंस बैंड। तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी के तौर पे हम जो फ्री हो चुके इलेक्ट्रॉन है उनके पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है, कंडक्शन बैंड का मतलब क्या होता है, आई होप सो कि अभी आपको ये समझ में आ चुका है। सॉरी, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ओके, देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है ना। ओके, यस। सो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो बैंड होगा वो कंडक्शन बैंड होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट यहां तक? ठीक है, तो वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है, कंडक्शन बैंड का मतलब क्या होता है, आई होप सो कि अभी आपको ये समझ में आ चुका है। हाँ, एक सेकंड, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, पेन सिलेक्ट कर लेता हूं मैं पहले तो। ओके, ठीक है। तो ये जो है ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, और ये जो है ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अभी देखो मेटल के लिए होता क्या है कि मेटल के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होना बहुत ही आसान होता है। मैंने अभी बताया कि मेटल एक ऐसा मटेरियल है जो रूम टेम्परेचर पे भी उसके पास पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही है ना। इलेक्ट्रॉन को सिर्फ थर्मल एनर्जी चाहिए जिसको लेके वो थर्मल वेलोसिटी गेन करेंगे और यहां वहां जिगजैग पैटर्न में घूमते रहेंगे। उनकी पैटर्न जिगजैग क्यों होती है वो सारा रीजन मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझाया है, वहां पे आपको समझ में आ चुका है कि क्यों जिगजैग होता है। वहां पे कोलाइड होते रहते हैं आयन के साथ, है ना, तो उसकी वजह से ये जिगजैग पैटर्न उनकी चलती रहती है ना। लेकिन यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस आखिरी ऑर्बिट में उनके पास वो एनर्जी के हिसाब से वो वैलेंस बैंड में है, ऐसा हम बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं एनर्जी वाइज अगर हम उसको देखें तो वो कंडक्शन बैंड में है, ऐसा हम बोल लेंगे। ठीक है, ऐसा हम बोलने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो मेटल के केस में क्या होता है, मेटल के केस में ये कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, देखो ये दोनों एक दूसरे को है। जो बीच का जो ये लाइट कलर वाला जो यहां पे है ना, ये पट्टा आपको दिख रहा है, इसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। देखो यहां पे क्या है कि ये रहा वैलेंस बैंड यहां तक है और कंडक्शन बैंड यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। नीचे वाली लाइन है वो कंडक्शन बैंड दिखा रही है और ऊपर वाली जो लाइन है वो वैलेंस बैंड दिखा रही है। मतलब कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड का कुछ हिस्सा यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर ओवरलैप है। और बात सही है, मेटल के लिए बात सही है कि मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले से फ्री होते हैं। एट द रूम टेम्परेचर ऑल्सो दे आर हैविंग सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप्ड है, मतलब कि पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि उसको कोई एक्सटर्नल बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर ही काफी है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा देता है। तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे करंट का फ्लो हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बिना बैटरी के भी आप काम चला सकते हैं, बोलने के लिए होता है। वैसे सर्किट क्लोज लूप नहीं होती है, क्लोज नहीं होती है, तो करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो उनको और क्या फ्री करना है, मतलब फ्री पहले से रूम टेम्परेचर पे फ्री ही है,
ठीक है। तो ऐसे अगर मेटल में से आप ऐसे सर्किट बनाओगे तो ऐसे केस में प्रॉब्लम यही आ जाएगा कि पहले से रूम टेम्परेचर पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स पहले से फ्री हो जाएंगे, जो हमारे लिए सही नहीं होता है, हमारे लिए सही नहीं होता है ना। सर्किट के लिए ये सही नहीं है। सर्किट में पहले से अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होना मतलब कि वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे डैमेज भी हो सकता है सर्किट के अंदर, ठीक है, लीकेज भी हो सकता है करंट का, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये सही नहीं होगा। तो मेटल का यूज करना सर्किट बनाने के लिए ये वैलिड नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी आती है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में आप देखो ये हुआ हमारा वैलेंस बैंड और यह हुआ हमारा कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच का जो गैप है ना ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन जो आखिरी ऑर्बिट में घूम रहा है, इंसुलेटर के केस में जो आखिरी ऑर्बिट में घूम रहा है उसको हम वैलेंस बैंड में है ऐसा बोलेंगे, है ना, बोलने के लिए एनर्जी के तौर पे हम उसको वैलेंस बैंड में बताएंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है, मतलब कि उनको फ्री करना है, दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो फ्री करना है, एनर्जी की लैंग्वेज में बोलूं तो उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है, तो ऐसे केस में मुझे ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है ना, यहां से मुझे यहां तक पहुंचाना है तो इतना जो गैप है ये गैप को मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, ये जो गैप है इसको मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो उतने गैप के डिफरेंस के बराबर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है इसको ना एनर्जी बैंड गैप भी बोला जाता है। ये जो ईजी लिखा है ना, ईजी, इसको एनर्जी बैंड गैप भी बोला जाता है ना। बोलने के लिए मैं इसको क्या बोलूंगा, इट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो मुझे यहां पे इन दोनों के बीच के गैप के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मुझे इतनी एनर्जी यहां पे देनी पड़ेगी तब जाके यहां से वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा पाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई ये जो एनर्जी यहां पे मेंशन की गई है ना, इतनी एनर्जी देना आसान नहीं होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी देना आसान नहीं है, मतलब कि हमारे पास ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है कि जिसका यूज करके हम इतनी एनर्जी दे पाए। इसीलिए शायद हम इसको इंसुलेटर नाम दे देते हैं, क्योंकि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन को फ्री करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब कि इतना गैप हम कभी भी कवर नहीं कर पाते। एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करके हम ये गैप को कवर नहीं कर पाते। अगर हमारे पास ऐसा सोर्स होता कि जिसका यूज करके अगर हम ये गैप को कंप्लीट करवा सकते हैं तो डेफिनेटली हम इंसुलेटर में से भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये गैप हमें लगता है कि सर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा गैप होता है जो हमारे द्वारा एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा ये पॉसिबल नहीं होगा। हमारा जो सोर्स है, एक्सटर्नल बैटरी जो भी होगी, एक्सटर्नल सोर्स जो भी होगा जो सर्किट को ड्राइव करेगा, वो सोर्स इतना कैपेबल नहीं होगा। आप चाहे उतनी मर्जी से आप वो सोर्स को बना दो, लेकिन ये एनर्जी देना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए इंसुलेटर इसको नाम दिया जाता है, क्योंकि यहां पे ये गैप कवर अप करना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो जो आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है इंसुलेटर के अंदर, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनके अंदर, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए हम इसको इंसुलेटर नाम देते हैं ना। और आप देखोगे तो इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी की आप वैल्यू देखो, यहाँ पे ये है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -11 से लेकर 10 टू द पावर -19 तक, लेकिन रेजिस्टिविटी देखो 10 टू द पावर 11 से लेकर 10 टू द पावर +19 तक। ये हमें पता है कि इंडक्टिव कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की व्यस्त होती है ना, इनवर्स होती है, ठीक है। तो यही होता है, तो इसीलिए ये हम बोल सकते हैं कि इंसुलेटर में करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो रियलिटी ये कि इंसुलेटर के अंदर प्रॉब्लम ये निकल के आता है कि भाई ये गैप को कवर करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है कि जिसके अंदर ये सारी चीजें मुमकिन हो जाती है। सेमीकंडक्टर के पास दोनों क्वालिटी होती है, मतलब कि सर दोनों क्वालिटी का मतलब क्या, सेमीकंडक्टर के पास इंसुलेटिंग मटेरियल की भी क्वालिटी होती है और मेटल की भी क्वालिटी होती है। मतलब कि इसके बीच का जो गैप है ना, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का जो गैप है बीच का, वो बहुत ही छोटा होता है। देखो कंपेयर टू इंसुलेटर बहुत ही कम है। मतलब कि यहां पे आपको अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है, दूसरी लैंग्वेज में बोलो तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स एंड विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी हमें यहां पे देनी पड़ेगी उसको अगर फ्री करवाना है तो, ठीक है।
अगर फ्री करवाना है तो यहाँ पे उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मेटल की तरफ यहाँ पे ये ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी थर्मल एनर्जी तो होगी, थर्मल यहाँ पे एनर्जी तो होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी लेके निकलेंगे भी सही, लेकिन जितना मेटल के अंदर होता है सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं रूम टेम्परेचर। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। मतलब कि यहाँ पे तब करंट का यहाँ पे इनिशिएशन नहीं होगा, करंट यहाँ पे मतलब कंडक्शन करंट हमें नहीं दिखेगा, है ना। रूम टेम्परेचर पे भी बिना सर्किट कनेक्ट किए यहाँ पे हमें चार्ज का फ्लो नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं हो पाएंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, है ना। होंगे तो 1 2 3 4 ऐसे होंगे जो निकलेंगे, वापिस आ जाएंगे, वापिस वो अपनी जगह पे आ जाएंगे, है ना। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर का काम करते हैं। और जब भी आप एक्सटर्नल बैटरी लगाते हो, एक्सटर्नल सोर्स लगाते हो, तो नाउ दे आर गेटिंग दिस मच एनर्जी, जो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट उसे बैटरी से कंप्लीट हो जाएगी। तो बैटरी जैसे लगाए तो अब इलेक्ट्रॉन फ्री होना स्टार्ट कर देंगे और मतलब कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे ज्यादातर नहीं 100% सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ही यूज करते हैं सर्किट बनाने के लिए। इसके पीछे की वजह यही होती है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर का काम करते हैं, एंड जब भी एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की जाती है तब वो मेटल का काम करते हैं ना। तो दोनों की क्वालिटी इसके पास होती है, इसीलिए हम ये सेमीकंडक्टर मटेरियल को ही सर्किट बनाने के लिए यूज करते हैं। चाहे वो ट्रांजिस्टर बनाना हो, चाहे वो आपके पास डायोड है तो डायोड को मैन्युफैक्चर करना हो, चाहे लॉजिक गेट की सर्किट बनानी हो, चाहे प्रोसेसर बनाना हो, जो भी बनाना हो, हमेशा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ही यहाँ पे यूज होता है ना। यूज यहाँ पे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का ही होता है, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास दोनों क्वालिटी है। मेटल में प्रॉब्लम क्या है, मेटल को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेटल में पहले से एट द रूम टेम्परेचर ऑल्सो दे आर हैविंग सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें नहीं चाहिए, बिना बैटरी के हमें सर्किट को रन नहीं करवाना है। हमें यहाँ पे स्विच ऑन हो, बैटरी कनेक्टेड हो, स्विच ऑन हो, तो ही यहाँ पे करंट का फ्लो होना चाहिए, ये हमें दिखना चाहिए, ये रिजल्ट हमें चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई बिना बैटरी के बिना स्विच के यहाँ पे कोई क्लोज पाथ है तो देखा तो उसमें तो करंट फ्लो हो रहा है। काहे करंट फ्लो हुआ, क्योंकि भाई आप रूम टेम्परेचर पे और उतना टेम्परेचर पे मेटल मटेरियल है तो उसकी देखो आप उसकी कंडक्टिविटी देखो 10⁻² से लेकर 10⁸ रेजिस्टिविटी 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2, रेजिस्टिविटी बहुत कम, नेगेटिव में जा रही है। इसकी तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, देखो पॉजिटिव वैल्यू है, 10 का पॉजिटिव पावर, यहाँ पे नेगेटिव पावर है। तो भाई ये रेजिस्टिविटी बहुत कम शो करता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बहुत कम शो करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में देखोगे तो आपको ये वैल्यू ऑलमोस्ट आप देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कि वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट हो सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर का काम करेगा। और जब भी हम उसको एक्सटर्नल बैटरी प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो एनर्जी उतनी काफी होगी जो एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में ले जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं कि जो दोनों क्वालिटी वाला हो, है ना। जब भी रूम टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर का काम कर दे, और जब भी हमें उसकी जरूरत मतलब कि सर्किट में करंट ड्राइव कराने के लिए, वो सर्किट में करंट का फ्लो करवाना है, तो हम बैटरी कनेक्ट किए हैं, स्विच ऑन किए, तो अभी वो मेटल की तरह ट्रीट होगा, मतलब कि वो करंट का फ्लो, वो फ्री इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इस्तेमाल होते हैं सर्किट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर को भाई हम यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, एक होता है अशुद्ध सेमीकंडक्टर, ठीक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो पहले देखेंगे हम प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो नेचर में डायरेक्टली हमें मिलते हैं, है ना। ऐसे ऐसे एलिमेंट हमें डायरेक्टली मिलते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर कि जो डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे मतलब कि वो अवेलेबल है वो फॉर्मेट में ही वो यहाँ पे सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ऐसे मटेरियल जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। बाद में जाके क्या करने वाले, इसी में मॉडिफिकेशन करने वाले, इसी में मॉडिफिकेशन करके थोड़ा अशुद्धि विशुद्धि ऐड करके हम उसको ना अलग टाइप में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे। तो ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है, चलो चेंज कर लेते हैं पहले। ओके, चेंज कर दिए हम। तो
जो हमें नेचर में मिलते हैं वो कौन से सेमीकंडक्टर है, तो वो है, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। देखो ज्यादातर ना हम सिलिकॉन का ही इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन मटेरियल में से हम यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिका आपने नाम सुना होगा, है ना। बहुत ही इजीली अवेलेबल मटेरियल है और बहुत ही मतलब कि अनबिलीवेबल फॉर्मेट में, अन सॉरी फॉर्मेट तो नहीं बोलेंगे लेकिन अनबिलीवेबल जत्थे में हमारे पास अवेलेबल है कि जिसको जो कभी कम नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए हम ज्यादातर सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। खैर जर्मेनियम से भी हम यहाँ पे कंपोनेंट बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों में से आप बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर सिलिकॉन वेफर का इस्तेमाल किया जाता है। जो मटेरियल है, जो प्रोसेसर वगैरह डिजाइन करना है, मदरबोर्ड वगैरह डिजाइन, पीसीबी वगैरह डिजाइन करना है, तो उसके अंदर ठीक है, तो सिलिकॉन का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। मतलब कि आप समझ सकते हो तो कि 95% केस में हम सिलिकॉन से ही मटेरियल, वही मटेरियल में से ही हम ज्यादातर मैन्युफैक्चर करते हैं डिवाइसेस को, ठीक है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दो ऐसे एलिमेंट है कि जिसको हम सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज करते हैं। अभी आप अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या निकलता है, तो पहले तो देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14। मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन देखता हूं तो भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे के एन एल सेल जो भी है वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6, देखो ये पहली ऑर्बिट, ये सेकंड, और उसमें 6 और 2 8, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है। और बची थर्ड ऑर्बिट, उसमें 2 2, मतलब कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो थर्ड n इज इक्वल टू 3, थर्ड सेल जो भी होती है, थर्ड ऑर्बिट जो भी होती है, इसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन एटॉम के अंदर आप देखोगे, आप झांकोगे तो उसकी जो आखिरी ऑर्बिट है, कौन से नंबर वाली, n इज इक्वल टू 3 सेल, जो उसकी आखिरी ऑर्बिट होगी, जिसको हम वैलेंस ऑर्बिट बोलेंगे, आखिरी ऑर्बिट को हम वैलेंस ऑर्बिट बोलेंगे। तो सिलिकॉन की वैलेंस ऑर्बिट में यहाँ पे मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि भाई 4 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि देयर आर ओनली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन एटॉम। तो सिलिकॉन के एटॉम के अंदर मुझे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, है ना, जो जिसको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। मतलब कि यहाँ पे उसको अलग तरीके से देखो तो ये भी बोल सकता हूं कि सिलिकॉन एटॉम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी भी है, 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कंप्लीटली फिल करने के लिए, उस सेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी भी है। मतलब कि अगर कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो डेफिनेटली वो उसका इस्तेमाल करेगा। वो अगर कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि भाई ये ले जा, मैं तेने तुझे दे रहा हूं, तो भाई कोई भी एटॉम यही चाहेगा कि भाई उसकी जो आखिरी ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल हो जाए, है ना, वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि भाई उसकी टेंडेंसी हमेशा एटॉम की यही रहती है कि वो बैलेंस हो जाए। अभी क्या उसके अंदर वैकेंसी है, अभी उसके अंदर उणप है, ऐसा बोल सकते हैं ना, वैकेंसी है। और इसका मतलब यह है कि वो वैकेंसी फिलअप करके वो अपने आप को स्टेबल बनाने की पूरी कोशिश करेगा, पूरा जो लगा देगा, पूरी जी जान लगा देगा। अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो डेफिनेटली वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है। जब मैंने जर्मेनियम को देखा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या निकल के आता है, 32। जब मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। तो यहां पे भी देखो, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड, थर्ड ऑर्बिट देखो कंप्लीटली फिल्ड, 10 6 और 2, ठीक है। और जो लास्ट ऑर्बिट जो भी है यहां पे 2 और 2 4। तो यहां पे भी आप देखोगे तो यहां पे n इज इक्वल टू 4, 4 नंबर वाली जो सेल है वो यहां पे कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है ना। आप देखोगे तो यहां पे भी 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे है कि जो आखिरी ऑर्बिट में है, मतलब कि यहां पे भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मुझे 8 कंप्लीट करवाना है तो यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की यहां पे भी वैकेंसी मुझे नजर आई, है ना। तो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, दोनों के स्ट्रक्चर में हमने देखा तो जो आखिरी सेल है जिसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं वो कंप्लीटली फिलअप नहीं है, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है ना। तो इसीलिए हम यहां पे ये बोलेंगे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टेट्रावैलेंट एलिमेंट विथ 4 वैलेंसी, ठीक है। यहां इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अगर 3 होते हैं तो ट्राइवैलेंट, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट इसको हम बोलेंगे विथ 4 वैलेंसी, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि दोनों यहाँ पे जो भी एटॉम है, दोनों एलिमेंट है, उसके एटॉम के अंदर आखिरी ऑर्बिट में चार चार इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे उणप है ना, चार चार इलेक्ट्रॉन की एम्प्टीनेस है, वो एम्प्टी स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, जिसको वो चाहेंगे कि अगर कोई आके फिलअप कर दे, या फिर देखो या तो कोई आके इसको फिलअप कर दे, या फिर वही अपने साथ किसी अपने ही स्ट्रक्चर के एटॉम के साथ वो लोग भागीदारी में जुड़ेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, और पार्टनरशिप से एक कोवैलेंट बॉन्ड की रचना करेंगे। अभी ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सारी चीजें ना आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता है। तो होता क्या है, जैसे कि मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी की भी बात कर लूं, यहाँ पे आप +4 लिखा है, तो आप यहाँ पे किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटॉम को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। अभी होता क्या है कि ये जो पूरा एलिमेंट का एक क्रिस्टल बनता है, एक पूरा स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें होता क्या है कि एटॉम के पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, तो हर एक सिलिकॉन या जर्मेनियम, अभी मैं बार बार सिलिकॉन या जर्मेनियम नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ सिलिकॉन का एग्जांपल लेके यहाँ पे बोलूंगा। तो हर एक सिलिकॉन के पास यहाँ पे एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो चाहे तो, क्योंकि उसकी आखिरी ऑर्बिट जो भी हो कंप्लीटली फिलअप नहीं है, वहां पे 4 वैकेंसी है, तो वो चाहे तो वो अपने आसपास के और 4 सिलिकॉन एटॉम के साथ, जैसे कि ये वाला हुआ, जैसे कि ये वाला हुआ, ये वाला हुआ एंड ये वाला हुआ, तो ये 4 के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर सकता है। कि जैसे कि वो बोलेगा कि भाई एक काम कर, तेरे पास भी वैकेंसी है, मेरे पास भी वैकेंसी है, तू एक काम कर कि मैं मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरी भी ऑर्बिट में घुमाता हूं, साथ में मेरी भी ऑर्बिट में घुमाता हूं, तो उसी तरीके से तू भी वहां से एक इलेक्ट्रॉन को भेज दे, ठीक है, जो मेरी भी ऑर्बिट में घूमे और तेरी भी ऑर्बिट में घूमे, मतलब कि यहां पे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे कि जो इन दोनों की ऑर्बिट में ऐसे घूमेंगे, है ना, इन दोनों की ऑर्बिट में घूमेंगे। तो इसके साथ उसने भी पार्टनरशिप कर ली कि भाई उसको भी यहाँ पे वैकेंसी है ना, उसको भी चाहिए कि भाई उसको भी स्टेबिलिटी पानी है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, तो उसको भी स्टेबिलिटी पानी है, तो वो भी क्या करेगा, ठीक है चल तेरे साथ पार्टनरशिप कर लेता हूं। उसी तरीके से भाई इसने इसके साथ भी पार्टनरशिप कर ली, इसने इसको भी बोला कि भाई मैं मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरी ऑर्बिट में घुमाता हूं, साथ में मेरे में भी घूमेगा, तो वहां से तू भी एक इलेक्ट्रॉन को भेज दे, है ना। तो इसी तरीके से यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे हैं, दोनों की ऑर्बिट में घूम रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये वाले एटम को भी, ये वाले एटम को भी बोलेगा कि भाई तू भी एक यहाँ पे शेयरिंग में आ जा मेरे साथ, और इसको भी बोलेगा तू भी शेयरिंग में आ जा मेरे साथ, है ना। तो आप देखो पहले उसके पास 4 वैकेंसी थी, 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, उसने क्या किया, उसके नजदीक में जो 4 ऐसे एटॉम है, सिलिकॉन के 4 एटॉम है, जर्मेनियम भी वही करेगा, तो यहाँ पे सिलिकॉन क्या करेगा, अपने आसपास जो भी 4 एटॉम है उनके साथ वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करेगा, है ना, पार्टनरशिप कर लेगा, और पार्टनरशिप में ये सारे जुड़ जाएंगे, और इसी तरीके से हम बोल सकते कि अभी हर एक एटॉम के और लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, मतलब कि वो कंप्लीटली फिल हो चुकी है। मतलब कि समझदारी वाली बात हुई, पार्टनरशिप करने का फायदा उसे मिल रहा है ना, वो स्टेबिलिटी को उसने अचीव कर लिया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अच्छे से बन चुका है, समझ में आ रही है बात। ये जो बॉन्डिंग में जुड़ते हैं ना, ये जो पार्टनरशिप करते हैं, ये जो पार्टनरशिप करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे कुछ लखन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है ना, कुछ राइटअप वगैरह नहीं होता है, लेकिन उसी पार्टनरशिप को ना एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स। और जो इलेक्ट्रॉन ये पार्टनरशिप में जुड़े हुए होते हैं कि भाई तू मेरी ऑर्बिट में घूम, तो ये भी दूसरा वाला है तो उसको भी यहाँ पे घूमना पड़ेगा, तो ये जो सारे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, उनको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कोवैलेंट बॉन्ड में यहाँ पे पार्टनरशिप में जुड़े हुए हैं ना, है ना। ये सिर्फ आखिरी ऑर्बिट को फिल करने का ही एक तरीका उन्होंने निकाल लिया है, एटॉम ने खुद निकाल लिया है ना, कि वो अपने आसपास जितने भी 4 है, क्योंकि देखो अगर 4-4 ऐसे अलग रहेंगे तो भाई सीधी सी बात है कि सभी को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पे पार्टनरशिप कर लेंगे तो भाई एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है, जिसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी कर लेता है, पार्टनरशिप कर लेता है, जो जो यहाँ पे भागीदारी में जुड़े हुए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन को ना यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारा जाता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, ये जो पार्टनरशिप बनती है ना, जो पार्टनरशिप होती है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये कहानी है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, है ना। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दो ऐसे एलिमेंट है कि जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसकी हमने जब रचना देखी, अंदर स्ट्रक्चर देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, तो हमें पता चला कि दोनों के अंदर जो आखिरी ऑर्बिट है उसमें सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वो ऑर्बिट पूरी कंप्लीटेड नहीं है ना।
तो फिल करने के लिए यहाँ पे अगर सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे फिल करने के लिए सिलिकॉन के पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की खपत सॉरी उणप है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को वो कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, अपने आसपास ऐसे 4 अलग सिलिकॉन के एटॉम के साथ वो भागीदारी में जुड़ेगा, पार्टनरशिप कर लेगा इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो हर एक यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन जो भी है, जैसे कि यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो भी है वो इन दोनों की ऑर्बिट में घूमेंगे, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इसका भी कहलाएगा इसका भी कहलाएगा, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन ये वाले का भी कहलाएगा ये वाले का भी। तो इसी तरीके से इन्होंने अपना एक अलग ही तरीका निकाल लिया बैलेंस रहने का, इक्विलिब्रियम में रहने का, है ना। तो इसी तरीके से वो स्टेबल रहेंगे। तो ये बॉन्डिंग में जुड़ के ये स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं, और ये जो मतलब कि पूरा ऐसा जाली जैसा बनता है ना, एक पूरा नेटवर्क बनता है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम। क्लियर? ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा है धीरे 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 करके। ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है, अभी हम देखते हैं कि तो फिर यहां पे होल क्या होता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ होल, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं जो यहां पे करंट का फ्लो निकल के आएगा ना, वो किसकी वजह से आएगा, तो यहां पे दो तरीके के यहां पे चार्ज के फ्लो होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है यहां पे होल। ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट ऑफ होल, होल क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो चलिए अभी ये होल भी समझ लेते हैं कि होल क्या होता है। ठीक है। देखो हमने अभी देखा कि ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसी पार्टनरशिप से बनता है, मतलब कि इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं ना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की अभी स्पेसिफिकली बात करें, अभी यहाँ पे एक दिमाग में फिट कर दो कि यहाँ पे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन दोनों को ही यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे मान लो कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, चाहे सिलिकॉन मान लो जर्मेनियम मान लो, जो भी मानना है, ठीक है, तो उनके अंदर हमें पता है कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे होता क्या है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर मान लो या जीरो टेम्परेचर, देखो कोई भी एक टेम्परेचर पकड़ लो, अल्टीमेटली होता क्या है कि हम जब भी उसको कन्वर्ट करते हैं केल्विन के अंदर तो वो बहुत बड़ा टेम्परेचर होता है ना। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अल्टीमेटली केल्विन के अंदर तो वो 273 केल्विन होता है, तो मतलब कि वो इतना छोटा टेम्परेचर की वैल्यू तो है नहीं, सीधी सी बात है। तो आप जीरो टेम्परेचर पे भी मान लेते हो, तो जीरो टेम्परेचर पे होता क्या है कि भाई यहाँ पे जो भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उसके सारे एटॉम्स जो भी है वो इसी तरीके से पार्टनरशिप में जुड़े हुए होते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ के इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के यहाँ पे एक दूसरे के साथ मस्त स्टेबल कंडीशन में है ना। अभी सडनली होता क्या है कि ड्यू टू सम थर्मल ऑसिलेशंस, मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, थर्मल ऑसिलेशंस मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा नाम दिया है, होल एट साइट 1। ठीक है, मतलब कि इसको ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसको साइट बोला जाता है, कि भाई ये साइड के ऊपर तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागीदारी में घूम रहे हैं, ये दूसरी साइड हुई तो यहाँ पे भाई यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागीदारी में ऐसे घूम रहे हैं ना, तो इसको साइड बोला जाता है। तो होता क्या है कि कई बार ऐसे थर्मल ऑसिलेशंस की वजह से जब भी टेम्परेचर थोड़ा अप डाउन होता है तो ऐसे केस में ना ये इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो आती ही है ना, थर्मल एनर्जी तो आती है। होता क्या है कि जब भी वो बॉन्डिंग में जुड़े हुए होते हैं ना, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से भाई ये इस तरीके से कोई लिखावट नहीं होती है, लेकिन फिर भी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग उन सबके बीच में हो सकती है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, मतलब कि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देखने जाओगे तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं जीरो टेम्परेचर पे, है ना। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं है, चार्ज का फ्लो नहीं तो करंट को इनिशिएट होगा ही नहीं। लेकिन मान लो सडनली होता क्या है कि ड्यू टू सम थर्मल ऑसिलेशंस थोड़ा टेम्परेचर अप डाउन हुआ, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो भागीदारी में घूम रहे उनको एनर्जी मिली। मान लो इसमें से ये सारे स्ट्रक्चर में से किसी एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो यहां से बाहर निकल गया, इसने बॉन्ड तोड़ दिया, इसने पार्टनरशिप तोड़ दी और बाहर निकल गया, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन नाउ। ठीक है, वो फ्री हो चुका है, अभी वो बॉन्ड में नहीं है, अभी वो बंधन तोड़ के बाहर निकल चुका है ना, जो पहले कोवेलेंट बॉन्ड में था उसने उस बॉन्ड को तोड़ दिया और बाहर निकल चुका है, जिसको हम थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। इंटेंशनली नहीं हुआ है, यहाँ पे थर्मल इफेक्ट की वजह से बाहर आया, और हमें पता है कि मेटल के अंदर तो ऐसे बहुत सारे फ्री पड़े ही रहते हैं, है ना, वो तो सारे बहुत ही बाहर ही होते हैं, मतलब कि उनको थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे, और रूम टेम्परेचर पे तो बहुत सारे ऐसे बाहर निकलते घूमते रहते हैं, कोई बाहर गया जिगजैग में घुमा वापस आ गया, वापस बाहर निकला जिगजैग में घुमा वापस आ गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, जीरो टेम्परेचर पे सारे जो भी वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट होता है, ये सारे जो भी है वो बंधन में है, सारे बॉन्ड के अंदर है और घूम रहे हैं।
एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए यहां पे वो इंसुलेटर का काम करते हैं एट दी जीरो टेम्परेचर। लेकिन लेकिन मान लो थोड़ा सा थर्मल ऑसिलेशन आया, थोड़ा सा टेम्परेचर अप डाउन हुआ, तो यहां से मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, अभी इसने ये पार्टनरशिप तोड़ दी, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसको हम बोलेंगे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अभी यहां पे एक एम्प्टी स्पेस बनेगी। अभी ये जो एम्प्टी स्पेस बनती है ना, ये एम्प्टी स्पेस को ही होल बोला जाता है। इसके पास कौन सा चार्ज होता है भाई? इसके पास प्रैक्टिकली देखे तो कोई चार्ज नहीं है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास एक टेंडेंसी होती है, वो चाहे तो किसी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता हुआ आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा और यहां पे बैठ जाएगा, ये होल को भर देगा, है ना। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि भाई अगर इसके पास टेंडेंसी ऐसी है कि जो किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन से अपोजिट मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि इट इज हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज, है ना, कि उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस बनता है, इसी को होल बोला जाता है ना। तो होल एक सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस है, वो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, एब्जॉर्ब करके वापस, एब्जॉर्ब तो नहीं बोलेंगे लेकिन खींच के वापस अपनी जगह पे बैठा सकता है, वो एम्प्टी स्पेस को भर सकता है। तो इसका मतलब यह कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ऐसा हम मान सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम ऐसा मान के चलते अभी कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ये जो होल क्रिएट होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, वो उनके पास पॉजिटिव चार्ज, वैसे होता नहीं है लेकिन हम ऐसा मान लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, एक और चीज यहां पे हमारे सामने निकल के आती है कि भाई सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो होल की रचना, क्योंकि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल तो हमने देखा ना कि इसमें तो पूरा स्ट्रक्चर मतलब फिक्स है, यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा फिक्स है। आप देखो नॉर्मल जीरो टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन बंधन में, एक भी जगह खाली नहीं है, एक भी जगह एम्प्टी नहीं है, कहीं पे भी एम्प्टी नहीं है, सारे एटॉम ने अपनी अपनी आखिरी ऑर्बिट को भागीदारी करके पार्टनरशिप करके भर दिया है ना। तो यहाँ पे कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर अप डाउन हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन, मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन फ्री, एक यहां से हुआ, मान लो एक यहां से हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो रहे तो उसके सामने यहां पे दो एम्प्टी स्पेस जनरेट होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ना, उतनी ही यहां पे एम्प्टी स्पेस जनरेट होती है, मतलब कि उतने होल यहां पे क्रिएट होते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इसको एन ही बोल दूं, एन सफिक्स ई बोल दूं, देन इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स एन एच, है ना। मतलब कि हमेशा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ होल्स भी होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली होल बनते किसकी वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहां पे होल क्रिएट कर देता है ना। तो इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतना यहां पे होल जनरेट होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब भी जीरो टेम्परेचर होता है, जब वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट होता है, तब प्रैक्टिकली वहां पे कोई भी एक भी खाली स्थान नहीं बचता है, सारे इलेक्ट्रॉन बंधन में होके पार्टनरशिप करके सारे एटॉम अपनी आखिरी ऑर्बिट को भर चुके होते हैं, है ना। तो एक भी एम्प्टी स्पेस नहीं होगा। तो एम्प्टी स्पेस क्रिएट किसकी वजह से होता है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो। अगर 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे 5 होल भी क्रिएट हुए होंगे, है ना। तो इसीलिए हम यहां पे बोलेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ होल। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम एन ही से डिनोट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ होल्स को हम एनएच से डिनोट करेंगे, और यही एन ई एंड एनएच को हम एनआई बोलेंगे, जिसको बोला जाता है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। थोड़े जो वर्ड है ना वो आपको याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे वर्ड जो हाईलाइट करवा रहा हूं वो आपको याद रखने हैं। तो एनआई को बोलेंगे इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड होल इन दी प्योर सेमीकंडक्टर। तो भाई सवाल ये आता है कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो जानना भी बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि भाई इसमें करंट का फ्लो तो फिर कैसे होगा, है ना, ये भी जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि
प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है ना। तो देखो हमने इसके आगे वाली जो फिगर थी इसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ था साइट 1 के अंदर, क्योंकि यहां से ड्यू टू दी थर्मल ऑसिलेशन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ग्रैब की और वो बाहर निकल चुका था, जिसको हम थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। तो उसने ये साइड को छोड़ दिया था, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ था। अभी मान लो कि यहाँ पे ये साइड 2 के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, जहां पे ये मेरा कर्सर है, जहां पे ये मेरा पॉइंटर है रेड कलर का है ना, लेजर पॉइंटर है, उसको देखो वहां का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर उसने देखा कि भाई यहाँ पे होल क्रिएट हुआ है, अगर वो जंप करके ये होल को भर देता है, अगर वो जंप करके यहाँ पे ये होल को भरेगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो आपको अभी सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप करके ये साइड को भर दिया, यहाँ का होल जो भी था साइड 1 का होल था उसको भर दिया है ना, वो उसने यहाँ पे जंप कर दिया। तो जंप करने के कारण अभी आपको क्या नजर आ रहा है, अभी आपको यहां पे होल क्रिएट हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि जहां से ये इलेक्ट्रॉन ने जंप करके यहाँ पे जंप कर दिया, ये जो यहाँ पे पहले होल था उसको भर दिया, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहीं पे फ्री हो चुका था, वो बाहर निकल चुका था। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने साइड 2 के इलेक्ट्रॉन ने साइड 1 के होल को भर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइड 2 के अंदर आपको एक होल जनरेट हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे ना दो टाइप के करंट चल रहे हैं। एक तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहीं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो उनकी एक मोशन होगी। और दूसरा तो यहां पे ऐसे जंपिंग इलेक्ट्रॉन कि जिसकी वजह से होल ना आपको पीछे की डायरेक्शन में जाते नजर आएंगे। जैसे कि आप देखो यहां से, अगर मैंने बोला कि यहां से इलेक्ट्रॉन ने ऊपर जंप किया तो वहां का होल नीचे क्रिएट हुआ, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जंप कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल क्रिएट हो रहा है ना। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि यहाँ पे आपको दो मोशन दिखेंगी, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एक मोशन होगी वो, और दूसरे जंपिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से होल की मोशन दिखेगी वो। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो होल होते हैं ना, वो यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही नजर आएंगे। तो ये जो सारे होल बनेंगे ना, वो सारे होल जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां नजर आएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, मतलब कि उसको सिर्फ जंपिंग इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश तो करूंगा, आपको विजुअलाइज होता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं होता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए कि क्या होता है, कैसे होल आपको दिखता है ना, कैसे होल की मोशन दिखती है। तो मान लो कि यहाँ पे ये एक वैकेंसी थी, ठीक है, एक वैकेंसी थी यहाँ पे, और यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, उसको ऐसे नहीं देखते हैं, एक वैकेंसी थी और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, समझने के लिए मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी सोचो कि यहां का ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहां से जंप कर लेता है, यहां पे उसने देखा कि यहां पे एक एम्प्टी स्पेस है, तो उसने यहां पे जंप कर लिया, और जैसे ही इसने जंप किया तो यहां पे एम्प्टी स्पेस बन गई, है ना, तो यहां पे एम्प्टी स्पेस बन गई। तो आप खुद ही देखो कि अगर यहां पे एम्प्टी स्पेस बनती है तो आपको ना यहां पे इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से एम्प्टी स्पेस यहां पे क्रिएट हुई नजर आएगी, है ना। और अगर सोचो कि ये एम्प्टी स्पेस को यहां पे देखा उसने, तो इसने, ये इलेक्ट्रॉन ने देखा कि भाई हाँ मेरे सामने एक एम्प्टी स्पेस है, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके ये एम्प्टी स्पेस को भरेगा। तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन है जिसने यहां पे जंप कर दिया, वहां पे आपको एक एम्प्टी स्पेस नजर आएगी। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ने देखा कि हाँ मेरे सामने एक एम्प्टी स्पेस, मैं इसको भर देता हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन आके यहां पे जंप कर लेगा। तो अब एम्प्टी स्पेस कहां शिफ्ट होती नजर आएगी, ये डायरेक्शन में। तो अब दूर से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, दूर से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करते करते आगे जा रहे हैं, और उसकी वजह से होल जो भी है ना, वो जंप करता करता पीछे आ रहा है ना। क्या आपको दिखा ऐसा कुछ, ऐसा विजुअलाइज हुआ कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जंप करता जाएगा वैसे वैसे आपको विजुअलाइजेशन ऐसा होता जाएगा कि भाई हॉल जो भी है वो पीछे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ना। तो एक्चुअल में हॉल जो भी है वो तो सिर्फ शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब कि वो कहीं नहीं जा रहा है, हॉल का शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, ऐसा हमें विजुअलाइज होता है। बाकी जंप कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही जंप कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही जंप कर रहे हैं, लेकिन हमें विजुअलाइज ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हॉल मोशन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्प्टी स्पेस तो भाई इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से हमें दिख रही है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे फ्लो दिखेंगे, दो टाइप के चार्ज के फ्लो दिखेंगे। एक होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो,
एक होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और इलेक्ट्रॉन जो भी है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दिया है, मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा और यहाँ पे ये पूरा मतलब कि ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे भरा हुआ है और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, वो ये ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा है, अंदर है ना। तो होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके, जो सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं उनको तो हमें पता है कि उनको ड्रिफ्ट मिलती जाएगी कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये सारे ड्रिफ्ट होते जाएंगे, ये सारे ये डायरेक्शन में। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि जो कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, हम बोलेंगे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, है ना। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि जो अभी भी बंधन में घूमना चाहते हैं, अभी भी बंधन में घूमना चाहते हैं, इसीलिए वो बंधन में रहना ही पसंद करेंगे, लेकिन वो ऐसे जंप करते करते किसी दूसरे घर में जाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि होल जो भी है जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकले थे उस होल को भरने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखो, इसने यहां से जंप करके ये होल को भरा तो होल पीछे शिफ्ट हुआ, यहां का जो इलेक्ट्रॉन था इसने इसको भर दिया तो अभी उसकी जगह पे यहां पे होल क्रिएट हुआ, और यहां का जो भी होल है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन आके भर देगा, तो यहां पे आपको यहां पे होल अभी शिफ्ट हुआ नजर। तो आप होल को देखो, पहले यहां था, फिर यहां शिफ्ट हुआ, फिर यहां शिफ्ट हुआ और फिर यहां शिफ्ट हुआ। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहां पे दो टाइप की मोशन दिखती है, एक है इलेक्ट्रॉन की मोशन जो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी दिखती है, और दूसरा जो भी ऐसे बहुत सारे ऐसे होल, क्योंकि जंपिंग इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे जंप करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन क्यों इसी डायरेक्शन में जंप करेगी, क्योंकि भाई उनको अट्रैक्शन लगता है पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल की ओर उसको अट्रैक्शन लगता है, तो इलेक्ट्रॉन पीछे जंप नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की डायरेक्शन में ही जंप कर सकते हैं। मतलब कि इसका ये जो एम्प्टी स्पेस बना ना, इसको कोई यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे आके भर देगा और वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ना हमेशा यही दिखेगा कि एक फ्लो जो भी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होगा, और दूसरा जो भी फ्लो दिखेगा वो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस का फ्लो दिखेगा, जिसको हम होल का फ्लो बोलेंगे, वो टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी दिखेगा। तो कुल मिला के देखने जाए तो यहाँ पे हमें कितने टाइप के करंट मिलेंगे, यहाँ पे हमें दो टाइप के करंट मिलेंगे, दो टाइप के करंट मिलेंगे, है ना। एक होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरा होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल एंड इंस्टेंटेनियस जंपिंग इलेक्ट्रॉन इन अदर होल। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये जो मोशन ऑफ होल है वो यही जंपिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमें महसूस होता है ना। तो यहां पे हम बोलेंगे कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होने वाला करंट प्लस होल की वजह से मिलने वाला करंट, ये दोनों का एडिशन होता है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो करंट कैसे यहाँ पे फ्लो करता है वो सारी चीजें आपको आई होप सो कि अभी समझ में आ चुकी है ना। हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होल का फ्लो है। तो मतलब कि अगर मैं ट्रेडिशनल करंट की बात करता हूं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी घूमते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी करंट का फ्लो हमें नजर आता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंड करंट, ट्रेडिशनल करंट की डायरेक्शन अपोजिट मानी जाती है, लेकिन होल एंड ट्रेडिशनल करंट की डायरेक्शन सेम होती है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चेंज इन बैंड विथ टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो भाई जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि हमारे जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे, अभी यहाँ पे देखो सीधा 0 केल्विन ही हमने ले लिया टेम्परेचर, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे ना वो इंसुलेटर की तरह बिहेव होते हैं। मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग में जुड़े होते हैं, पार्टनरशिप में होते हैं ना। तो यहाँ पे एक भी एम्प्टी स्पेस आपको नजर नहीं आएगी सेमीकंडक्टर के अंदर, है ना। तो वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट होंगे। तो आप इसको एनर्जी डायग्राम से समझते हो, ये तो क्रिस्टलाइन डायग्राम था यहाँ पे, है ना। अगर आप इसको एनर्जी डायग्राम से समझते हो तो आप देखो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वैलेंस बैंड के अंदर। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। कंडक्शन बैंड में होना मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन होना, है ना। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, देखो मेरा ये जो लेजर का पॉइंटर है उसको देखते जाओ, सारे इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस बैंड में नजर आएंगे, है ना। लेकिन मान लो यहाँ पे होता क्या है कि ड्यू टू दी सम थर्मल ऑसिलेशन, ठीक है, कुछ थर्मल टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट आया, डिक्रीमेंट आया, मतलब कि ऊपर नीचे हुआ, तो उसकी वजह से थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली ऑक्यूपाई द कंडक्शन बैंड। मतलब कि थोड़ा सा अगर टेम्परेचर में ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसका पूरा फायदा उठाएंगे, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और यहां से कुछ कुछ, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं भाई, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग को तोड़ के
कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने बॉन्ड को तोड़ा और चले गए ऊपर, ठीक है, कंडक्शन बैंड के अंदर। और कंडक्शन बैंड में चले गए तो उन्होंने पार्शियली, मतलब ऐसा बोलेंगे कि उन्होंने कंडक्शन बैंड को ग्रैब कर लिया, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसा हम बोलेंगे। तो उसके सामने आपको यहाँ पे 4 होल क्रिएट हुए नजर आएंगे वैलेंस बैंड के अंदर, है ना। तो ये फिगर हमें यही समझाती है कि अगर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए हैं, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी के बेस पे हम इसको कंडक्शन बैंड में गए ऐसा बोलेंगे। और लेकिन अगर हमें समझना है तो हम ये बोलेंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं ड्यू टू दी थर्मल ऑसिलेशंस, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो फ्री हो चुके हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे 4 होल क्रिएट होंगे, कहां पे, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, मतलब कि वैलेंस बैंड के अंदर यहाँ पे, है ना। तो बस यहाँ पे यही हमें समझना होता है कि टेम्परेचर की इफेक्ट क्या आती है। तो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो उसकी जगह पे यहाँ पे वो होल क्रिएट कर देते हैं, है ना, कहाँ पे, वैलेंस बैंड के अंदर। मतलब कि अगर दूसरी लैंग्वेज में देखें, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखें, तो वो होल जो भी क्रिएट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। क्लियर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी जो आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का जो हमें डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर हमें ये प्योर सेमीकंडक्टर अगर हमारे पास अवेलेबल है कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी, ध्यान से सुनना, जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी इंसुलेटर का काम करते हैं, है ना, और जब भी हमारी जरूरत पड़ती है तब वो कंडक्टिंग मटेरियल की तरह ट्रीट होते हैं, तो फिर भी हमें यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करने की जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट टू ऐड इम्प्योरिटी इन दी प्योर सेमीकंडक्टर। क्या हमें बिना, मतलब कि बिना इम्प्योरिटी के हमें काम नहीं चल सकता है, क्या हम प्योर सेमीकंडक्टर को यूज नहीं कर पाते? जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम प्योर सेमीकंडक्टर कभी भी यूज नहीं करते हैं, मतलब कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, मतलब कि मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद उसको यूज में लेते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह आपको अभी यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज के लेक्चर के लिए बस ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट टू ऐड इम्प्योरिटी इन दी प्योर सेमीकंडक्टर, क्यों हमें यहाँ पे इम्प्योरिटी को ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम प्योर सेमीकंडक्टर को यूज नहीं कर पाते, सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को भी यूज तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, बट एट रूम टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो। मतलब कि रूम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज का फ्लो करवाएंगे। मतलब कि उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उतने जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, मान लो कि यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए एट रूम टेम्परेचर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1000 होल क्रिएट होंगे, है ना, 1000 होल क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखने जाए तो वो उसके हिसाब से ही यहाँ पे करंट का फ्लो इनिशिएट करेंगे। मतलब कि 1000 चार्ज के फ्लो की वजह से जितना करंट प्रोड्यूस हो सकता है उतना ही करंट वो यहाँ पे फ्लो करेंगे, है ना। लेकिन अगर सोचो कि मुझे यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन की जगह पे, मतलब 1000 चार्ज के फ्लो के बराबर यहाँ पे करंट जो भी फ्लो करता है उसकी जगह पे मुझे ज्यादा करंट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर सोचो कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे इम्प्योरिटी को ऐड कर दूं, वो ऐसी इम्प्योरिटी हो कि जो इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो भी है उसको चेंज ना करे, वो जो बॉन्डिंग वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे चलती रहे, लेकिन पहले से हमें हर एक पर एटॉम एक एक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या फिर पर एटॉम मुझे एक एक यहाँ पे होल मिल जाए, तो पहले से मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो कि उसके अंदर 1000 एटॉम है, तो पहले से वहां पे 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री होल वहां पे पड़े हैं, मतलब कि फ्री चार्ज वहां पे है कि जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे चार्ज के फ्लो के लिए, है ना। तो अगर मैं कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करता, कुछ ऐसी इंप्योरिटी ऐड करता हूं कि जिसकी वजह से मुझे पहले से ही यहाँ पे कुछ चार्ज मिल जाए, पहले से ही मुझे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, है ना, पर एटम मुझे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए, पर एटम मुझे एक एक होल मिल जाए, तो ऐसे केस में पहले से बोल सकता हूं कि यहाँ पे मेरे पास चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जरूरी जो भी है वो पहले से 1000 ऐसे चार्ज पार्टिकल तो है ही, है ना, चार्ज कैरियर यहाँ पे पहले से है ना। अभी रहा ये है कि ड्यू टू दी थर्मल इफेक्ट मान लो कि और 1000 यहाँ पे मतलब बाहर निकलेंगे, तो उसकी वजह से टोटल कितने हो जाएंगे, पहले से 1000 थे, दूसरे 1000 ऐड हुए तो 2000 हो गए, है ना। तो देखो सिर्फ यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करने से यहाँ पे क्या होता है कि कंडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो गई,
है ना, कंडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर को यूज नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट तो हो, लेकिन पहले से उनके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर या फिर होल जो भी है, या फिर मेजोरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो भी है वो पहले से पर एटॉम हमें एक एक ऐसे फ्री मिल जाए। तो हमारी यही चाहत है कि हम यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, और वो इम्प्योरिटी ऐसी होगी कि वो कभी भी ये स्ट्रक्चर को यहाँ पे डैमेज नहीं करेगी इसकी, है ना। ये जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसमें पूरी बैठ जाएगी, उसको कभी भी डिस्टोर्ट नहीं करेगी। ओरिजिनल प्योर जो सेमीकंडक्टर का लेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, हाँ, it occupies only a very few of original semiconductor atom sites in the crystal। मतलब कि क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी, मतलब का स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हम इम्प्योरिटी ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने एक दूसरी एग्जांपल आपको दिया कि मान लो कि पहले क्या था, प्योर था, तो उसमें मान लो कि ड्यू टू सम टेम्परेचर इफेक्ट वहां पे 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे, तो हम बोलते थे कि वहां पे 1000 इलेक्ट्रॉन जितने फ्री हुए उसके हिसाब से यहाँ पे करंट हमें मिलेगा। लेकिन जरा सोचो कि किसी इम्प्योरिटी को ऐड करने के कारण पहले से मेरे पास 1000 हो, पहले से ही हो, और यहाँ पे ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट और 1000 मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2000। तो अभी जो करंट फ्लो करेगा उसी टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से वो यहाँ पे आगे वाला जो केस है उससे ज्यादा करंट हमें मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और इसीलिए हम यहाँ पे इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। बच्चों, ये जो इम्प्योरिटी जो हम ऐड करते हैं ना, उसको इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग प्रोसेस। क्या बोला जाता है, डोपिंग प्रोसेस, है ना। जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इसको हम डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को डोपिंग प्रोसेस बोला जाता है, और जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं दे आर कॉल्ड डोपेंट्स। ठीक है, उसको हम डोपेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो इम्प्योरिटी ऐड करने वाली प्रोसेस होती है उसको डोपिंग बोला जाता है, और जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं उसको हम डोपेंट्स बोलते हैं। जो हमेशा हमेशा याद रखना कि प्योर सेमीकंडक्टर को जब भी हम इम्प्योर करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करके, तो हम उसको अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, है ना। तो प्योर है तो इंट्रिंसिक होगा, अगर हम वहां पे जो भी इम्प्योरिटी उसको ऐड करेंगे तो अभी वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर माना जाएगा। लेकिन वो इम्प्योरिटी ऐसी होती है कि जो इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को कभी भी डैमेज नहीं करेगी, है ना, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो ऐसे सेमीकंडक्टर है जो प्योर फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल है। तो सवाल ये निकल के आता है कि हम ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोपेंट्स यूज्ड फॉर डोपिंग इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम whose valency is 3 to 5। तो हमारे पास यहां पे दो टाइप के, यहां पे ध्यान से सुनना, हमारे पास यहां पे दो टाइप की इम्प्योरिटीज है कि जिसको हम यहां पे डोपिंग कर सकते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को इम्प्योर बनाने के लिए, है ना। तो डोपेंट के तौर पे हम यहां पे दो टाइप के यहां पे मटेरियल को यूज कर सकते हैं। एक होता है पेंटावेलेंट जिसके पास वैलेंसी हो 5 की, और ट्राईवेलेंट जिसके पास वैलेंसी हो 3 की। तो ये जो पेंटावेलेंस होते हैं ना, पेंटावेलेंस जिसके पास 5 वैलेंसी है, मतलब कि उसके पास 5 वहां पे आखिरी ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें से होगा क्या, जब भी मैं यहाँ पे, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये +4 लिखा है, अगर मान लो कि यहाँ पे +4 की जगह पे मैं अगर मान लो कि यहाँ पे +5 कर दूं, तो ये हो गया पेंटावेलेंस। मतलब कि यहाँ पे एक ऐसी इंप्योरिटी का एटॉम यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि जिसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी उसमें से होगा क्या कि 4 फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी है ना, सॉरी 5 फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी ऑर्बिट में, फ्री नहीं होंगे। ठीक है, तो उसमें से होगा क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन ना ऐसे भागीदारी में आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसी भागीदारी में आ जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन भागीदारी होने के बाद भी यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बाकी बचा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम फ्री के तौर पे देख सकते हैं कि वो पहले से फ्री है, मतलब कि वो किसी बॉन्डिंग में नहीं है। तो जो कोई बॉन्डिंग में है और उसको बाहर निकालना है तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और कोई बॉन्डिंग में नहीं है
ऐसे ही पड़ा है तो उसको फ्री करना बहुत ही आसान होता है ना, कम एनर्जी से भी हम उसको फ्री कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे इसके पीछे का कि हम इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं ना। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि हम काफी ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, कम एनर्जी से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं ना। तो जो 5 होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो भागीदारी में चले जाएंगे, पार्टनरशिप में, और बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्री है, ऐसे ही फ्री है कि जिसको हल्की सी एनर्जी देके भी, क्योंकि वो बॉन्डिंग में नहीं है, वो किसी बंधन में नहीं है, तो उसको निकालना, उसको फ्री करना बहुत ही आसान होता है। मतलब कि हम बोलेंगे कि हर एक एटॉम अपने हिसाब से, अगर वो पेंटावैलेंस है तो अपने हिसाब से एक एक एटॉम एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे। इसीलिए इसको बोला जाता है डोनर इंप्योरिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? डोनर इंप्योरिटी। ठीक है, तो क्यों इसको डोनर इंप्योरिटी बोला जाता है? इसके पीछे की वजह यह है कि उसके पास आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन भागीदारी में चले जाते हैं, पार्टनरशिप में चले गए, वो पार्टनरशिप में घूमते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे एटम होते हैं कि जो वहां पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अपने आप फिट हो जाएंगे, है ना, वो उसको ज्यादा बिगाड़ेंगे नहीं, उसी में फिट हो जाएंगे, उसी में एडजस्ट कर लेंगे। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को भागीदारी में यूज कर लेंगे, और बाकी बचा जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको वो डोनेट कर दिया। डोनेट करके मतलब कि वो उसको बाहर निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे कि वो किसी बंधन में नहीं होगा, इसलिए उस एटम ने उसको डोनेट कर दिया, बलिदान दे दिया है एक इलेक्ट्रॉन का, कि जब भी भाई थोड़ी सी एनर्जी मिले, तेरे को बाहर निकल जाना है और तेरे को घूमने लगना है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाना है ना। इसीलिए हम इसको डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। और ऐसी पेंटावेलेंस कौन से होते हैं, कौन से एटम को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो आर्सेनिक के एलिमेंट का एटम यूज कर सकते हैं, एंटीमनी है, फॉस्फोरस है, तो ये सारे जो भी है वो पेंटावेलेंस है, उनके आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब भी हम आर्सेनिक या एंटीमनी या फॉस्फोरस के एटम को यहाँ पे सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे, तो वहां पे हर एक आर्सेनिक या एंटीमनी या फॉस्फोरस का जो भी एटम है वो अपने आखिरी ऑर्बिट के 5 इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के 4 सिलिकॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन को तो भागीदारी में दे देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भागीदारी में नहीं रहेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि काफी कम एनर्जी देकर हम उसको फ्री कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम उसको डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। उसी तरीके से एक ट्राईवैलेंट होते हैं जिसके अंदर वैलेंसी 3 होती है, सच एन इंडियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। तो ये सारे जो भी एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर आखिरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि पहले से एक वैकेंसी है, मतलब कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जुड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होगी, मतलब कि पहले से यहाँ पे होल क्रिएटेड है ना, पहले से यहाँ पे होल क्रिएटेड है ना। जब भी प्योर होते हैं सेमीकंडक्टर तो एक भी होल नहीं, एम्प्टी, एक भी एम्प्टी स्पेस आपको नजर नहीं आएगी, और एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इंप्योरिटी ऐड कर दे, तो अगर वो पेंटावेलेंस है तो पहले से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको पर एटम मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर ट्राईवेलेंट यूज करते हैं तो पहले से आपको एक होल वहां पे मिल जाएगा। और होल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, मतलब कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के अपने और अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, उसको जंप करवाने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए हम उसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो पेंटावेलेंस में पर एटम हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले से, मतलब कि बिना बंधन क्या मुझे मिल जाएगा, इसलिए हम उसको डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इसको पेंटावेलेंस डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। और यहाँ पे ट्राईवेलेंट के अंदर हमें पहले से एक होल यहाँ पे एम्प्टी मिल जाएगा, पहले से हर एक एटम पर एटम एक एक होल हमें मिल जाएगा, मतलब कि 100 एटम है तो 100 होल पहले से फ्री है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका काम क्या होता है? होल का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एक्सेप्ट करवाना। ठीक है, तो ये है इम्प्योरिटी का पावर। मतलब इसीलिए हम प्योर सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। और वो कौन से टाइप की ऐड कर सकते हैं? तो या तो पेंटावेलेंस यूज करते हैं या तो ट्राईवेलेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।